नमस्कार दोस्तों, एपिकल एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं सेकेंड लेक्चर लेकर के आया हूं और हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो 2016 में RHU की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे और उसका पैटर्न और उससे कैसे नए नए क्वेश्चन बनते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और कल भी मैंने एक वीडियो यहाँ पर आपके लिए बनाया था जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन जो RHU की एग्ज़ाम में आए हुए थे उन पर डिस्कशन किया था। और आज फिर अगले जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा जो डिस्कशन है ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि RHU की एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं और आप अपना आकलन भी कर पाएंगे कि आपको तैयारी करने की आवश्यकता है या नहीं है। चलिए साथियों, आज के नए क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें तो आज का क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि कल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज जो हमारा 16th वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, वो है क्लोरोफिल कंटेन। क्लोरोफिल का जो अणु होता है, क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है फॉर पायरोल रिंग या प्यूरिन या फाइटिक एसिड या सभी। तो क्लोरोफिल के अणु के अंदर इनमें से कौन सी संरचना पाई जाती है, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है पायरोल रिंग। और क्लोरोफिल की हम बात करें तो इसी पेपर में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर किसी पौधे की पत्ती को जलाया जाता है तो हमें कौन सा तत्व प्राप्त होता है। तो पौधे की पत्ती को यदि जलाया जाता है तो हमें अगर पत्ती को हम जला रहे हैं तो मैग्नीशियम प्राप्त होगा, चूंकि पत्ती के अंदर क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल की जो कोर मेटल है, जो मुख्य धातु है, वो मैग्नीशियम होती है। और क्लोरोफिल के ऊपर दोस्तों 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार से बनेंगे, देखिए, अगर हम बात करें कि क्लोरोफिल की जो कोर मेटल है, कोर मेटल मुख्य धातु की हम बात करें तो हमारा आंसर आएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल की कोर मेटल की बात करें तो आंसर आएगा हमारा मैग्नीशियम। यदि ऐसा आता है कि मैग्नीशियम जो होता है इसके आसपास रिंग के रूप में बाहर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मैग्नीशियम के आसपास, मैग्नीशियम तो बीच में होता है, सेंटर में होता है, कोर मेटल जो है वो मैग्नीशियम है, लेकिन इसके आसपास कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो इसके आसपास चारों तरफ नाइट्रोजन पाया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि मैग्नीशियम का जो अणु सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, उसके आसपास कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम के आसपास रिंग में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन पाया जाता है। और क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए कौन से एलिमेंट की आवश्यकता होती है, ऐसा यदि क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है, तब हमारा आंसर आएगा कि जो आयरन होता है वो क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन जो है वो क्लोरोफिल के ऊपर बनते हैं कि क्लोरोफिल की मुख्य धातु कौन है, कोर मेटल ऑफ द क्लोरोफिल, तो हमारा आंसर आएगा मैग्नीशियम जो कि सेंटर में होता है। मैग्नीशियम के आसपास कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता होती है। और क्लोरोफिल के अणु के अंदर कौन सी रिंग पाई जाती है, पायरोल रिंग पाई जाती है। ये हमारा आंसर यहाँ पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन इन द प्लांट टेक प्लेस इन, यानी कि पौधा अधिकांश जल का अवशोषण कहाँ से करता है। और ऑप्शन में है रूट कैप, रूट हेयर, और उसके बाद में मेरिस्टेमेटिक रीजन और नन ऑफ द अबव। पौधे की जड़ जो जल का अवशोषण करती है, तो पौधे की जड़ के अंदर ऐसी कौन सी संरचना होती है जहां से अधिकांश पानी का अवशोषण किया जाता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर टेक प्लेस फ्रॉम द रूट हेयर जोन। ये जो मूल रोम प्रदेश होता है, रूट हेयर जोन, वहां से जल का अवशोषण सबसे ज्यादा होता है। यदि हम किसी रूट के स्ट्रक्चर की बात करें, किसी जड़ की संरचना की हम बात करें, तो रूट में सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, मान लीजिए जड़ है और जड़ का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं रूट टिप। इसको रूट टिप या मूलाग्र कहा जाता है। और रूट टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर एक केप होती है। रूट टिप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वहां पर एक कैप होती है जिसको रूट कैप कहा जाता है। और रूट कैप के अंदर रूट टिप होता है। उसके ठीक पीछे, यानी हम ये बात करेंगे यहाँ की, तो ये वाला जो पार्ट है, जो रूट कैप के ठीक पीछे वाला पार्ट है, वहां पर होता है मेरिस्टेम जोन।
वहाँ पर ये वाला क्षेत्र होता है मेरिस्टेमेटिक जोन, और यहाँ पर हमेशा नई नई सेल जो है वो डिवाइड होती रहती है, नई सेल जो है वो यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है, और उसके बाद का जो पार्ट होता है यानी कि मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर होता है जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन दीर्घीकरण क्षेत्र, यानी कि यहाँ की कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, लंबाई में बढ़ती है, और उसके ऊपर यहाँ पर होता है रूट हेयर जोन, रूट हेयर जोन या मूल रोम प्रदेश। तो जो रूट हेयर होते हैं इनकी पोजीशन की हम बात करें तो वो यहाँ पर होते हैं, और इनकी विशेषता होती है कि जो रूट हेयर होते हैं प्लांट के अंदर वो यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। ये रूट हेयर का कैरेक्टर है, यानी कि वो एक कोशिकीय होते हैं। मूल रोम रूट हेयर जो होते हैं, जो पानी का अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ दी वाटर होता है, वो रूट हेयर से होता है, और वो यूनिसेल्युलर होते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आएगा कि जो रूट हेयर है वहां से पानी का अवशोषण सबसे ज्यादा होता है। अब किसी रूट के स्ट्रक्चर की हम बात करें, जड़ की संरचना की हम बात करें, तो सबसे नीचे होता है रूट कैप, रूट कैप के अंदर होती है रूट टिप, उसके पीछे होता है मेरिस्टेमिक जोन, जहां पर हमेशा नई नई सेल बनती रहती है, कोशिका विभाजन यहीं पर होता है, रूट कैप के ठीक पीछे है ना मेरिस्टेमिक जोन, यहाँ पर नई सेल डिवाइड होती है। उसके ऊपर होता है जोन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि सेल का जो साइज है, कोशिका का आकार वो बढ़ता है, और उसके ऊपर होता है रूट हेयर या मूल रोम प्रदेश। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि रूट कैप जनरली प्लांट के अंदर एक ही होती है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें रूट कैप नहीं होती। तो हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि वो कौन से पौधे जिनमें रूट कैप नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि जो जलीय पौधे होते हैं, उनमें ऐसी कोई रूट कैप नहीं होती। तो एक प्लांट तो हो गया है हाइड्रोफाइट, जलीय पौधे, दूसरे हैं पैरासिटिक प्लांट यानी कि परजीवी पौधे, तीसरे आएंगे यहाँ पर सेप्रोफाइट यानी कि जो मृतोपजीवी पौधे होते हैं उनके ऊपर, और उसके बाद में हम बात करें कि जो एपीफाइट होते हैं अधिपादप, यानी कि जो पौधे दूसरे पौधे के ऊपर उग जाते हैं, इन चारों पौधों के अंदर रूट कैप नहीं होती। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये रूट कैप जनरली रूट के अंदर तो होती है, लेकिन कुछ पौधों की रूट के अंदर रूट कैप नहीं होती। वो पौधे कौन कौन से हैं? हाइड्रोफाइट यानी कि जलीय पौधे, एपीफाइट यानी अधिपादप, सेप्रोफाइट यानी कि मृतोपजीवी, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ पैरासिटिक जो प्लांट होते हैं जैसे कि कस्कुटा यानी कि अमरवेल, उन पौधों की रूट में रूट कैप नहीं होती है। और जो हाइड्रोफाइट होते हैं, जलीय पौधे जो होते हैं, जैसे कि हम पेडी प्लांट की बात कर ले, तो जो जलीय पौधे होते हैं उनमें रूट कैप की जगह रूट पॉकेट होता है। तो जो हाइड्रोफाइट होंगे, जलीय पौधे होंगे, उनमें रूट कैप तो होती नहीं है, वहां पर रूट पॉकेट होता है जिसमें हवा भरी होती है, जिसकी वजह से वो इजीली पानी में फ्लोटिंग कर जाते हैं, पानी में तैरते हैं। तो ये रूट के स्ट्रक्चर के ऊपर आपकी एग्जाम में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द गार्ड सेल इन द स्टोमेटा आर कनेक्टेड विथ एडजेसेंट सेल थ्रू दी, यानी कि स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा जो होता है उसके अंदर जो गार्ड सेल रक्षक कोशिकाएं होती है वो अपनी पास वाली कोशिका से किस प्रकार से जुड़ी होती है। देखिए पहले हम बात करें कि जो स्टोमेटा होता है, एक स्टोमेटा के अंदर दो गार्ड सेल होती है। तो एक स्टोमेटा में दो गार्ड सेल होती है, दो रक्षक कोशिकाएं होती है, और वो पास वाली कोशिका से किसके माध्यम से जुड़ी होती है? ऑप्शन में है यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पोलर ट्यूब या परागनलिका, प्लाज्मोडेस्मेटा, और यहाँ पर है इंट्रिक्स्ड प्रोटीन। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि जो गार्ड सेल होती है वो पास वाली कोशिका से जुड़ी होती है प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसको जीव द्रव्य तंतु कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। इसके माध्यम से गार्ड सेल अपनी पास वाली सेल से जुड़ी होती है। अब यहां पर कंसेप्ट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो गार्ड सेल होती है, ये जो गार्ड सेल है, रक्षक कोशिकाएं, रक्षक कोशिका या ये जो गार्ड सेल है, ये अगर डाइकोट प्लांट की बात करें, द्विबीजपत्री, और मोनोकोट प्लांट की बात करें, एक बीजपत्री, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि डाइकोट प्लांट जो होते हैं इसमें गार्ड सेल वृक्क के आकार की या बीन का जो बीज होता है, राजमा का बीज, उसके आकार की, किडनी के आकार की होती है, वृक्काकार या किडनी के आकार की होती है डाइकोट में।
लेकिन मोनोकोट की जब बात करेंगे तो मोनोकोट में जो गार्ड सेल होती है वो डंबल शेप की होती है। तो डंबल शेप की जो गार्ड सेल होती है वो मोनोकोट या ग्रासेस मतलब घासों में होती है, जबकि किडनी या वृक्क के आकार की जो गार्ड सेल होती है वो डाइकोट प्लांट में द्विबीजपत्री पौधों में होती है। अब यहां पर बात की गई है कि आपस में जुड़ी होती है। गार्ड सेल के पास में होती है सब्सिडरी सेल, सहायक कोशिका, वो उसके साथ में किस प्रकार से जुड़ी होती है। तो यहां हमारा आंसर दिया हम लोगों ने कि प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से वो जुड़ी होती है। तो दोस्तों ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है मैं आपको बताऊं। सेल की जब हम बात करते हैं, कोशिका का जब हम लोग डायग्राम देखते हैं तो सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, उस सेल वॉल के अंदर जैसे मान लीजिए जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसको थोड़ा सा और अगर क्लियरली अगर हम समझें इसको, तो ये सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर कुछ खाली स्थान होता है, कुछ ब्लैंक स्पेस होता है। सेल वॉल में जो खाली स्थान होता है, ब्लैंक स्पेस, उस स्थान को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, कोशिका भित्ति में जो खाली स्थान होता है उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। और एक सेल के पास में जब दूसरी वाली सेल मान लीजिए वहां पर है, हम ऐसा इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक सेल ये वाली है और एक सेल ये वाली है, और दोनों ही सेल के जो प्लाज्मोडेस्माटा हैं यदि वो बिल्कुल सामने आ जाते हैं, दोनों ही कोशिकाओं के प्लाज्मोडेस्माटा यदि पास पास में आ जाएंगे तो ये आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएगी यानी कि जुड़ जाएगी। तो कम्युनिकेशन यानी कि दो कोशिकाओं के बीच में जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है, दो कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है, वो किसकी मदद से जुड़ती है, कोशिका भित्ति सेल वॉल के अंदर जो ब्लैंक स्पेस खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा, और उसकी मदद से दो कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ये सेल वॉल कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले खाली स्थान को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जिसकी मदद से दो कोशिकाएं आपस में कनेक्ट हो जाती है। और यदि ऐसा क्वेश्चन है कि जो कनेक्ट हुई है इसमें दो सेलों के बीच में, दो कोशिकाओं के बीच में यहां से वहां वो कौन सा पदार्थ है जो ट्रांसफर होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दूसरी सेल में चला जाता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से दो कोशिकाएं आपस में जुड़ी है, लेकिन कोशिका में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं यहां पर बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि RHU एग्जाम में और कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है, और ऑप्शन में सेल्यूलोज, पेप्टाइडोग्लाइकन, काइटिन। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बैक्टीरिया है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है इसको क्या कहा गया है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस मतलब केंद्रक नहीं होता है। और यहां पर पूछा हुआ कि जो बैक्टीरिया की सेल है वो काय की बनी होती है, तो बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन या मुरामिक एसिड की बनी होती है। देखिए इसी म्यूकोपेप्टाइड को और ऑप्शन में क्या दे सकते हैं, वो म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरिन, मुरामिक एसिड भी कह सकते हैं या पेप्टाइडोग्लाइकन भी कह सकते हैं। तो ये जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन ये बैक्टीरिया की सेल में पाया जाता है। जबकि प्लांट की सेल की बात करें, पादप कोशिका की हम बात करेंगे तो प्लांट सेल में सेल्यूलोज पाया जाता है। अगर प्लांट सेल की बात करते तो सेल्यूलोज होता, और यदि हम फंगाई की बात करते, फंगाई कवक की बात करते, तो फंगस की सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो वहां पर पेप्टाइडोग्लाइकन मिलेगा। और कई बार तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एनिमल की सेल वॉल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, या जंतु कोशिका में, कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एनिमल यानी कि जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। तो एक तो हमें याद रखना है कि प्रोटोजोआ, जिसमें हम लोग प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ और एनिमल यानी कि जंतु, इन दो के अंदर सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और प्लांट में अगर पूछे तो सेल्यूलोज की, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड की, और फंगस की हम बात करेंगे तो वो काइटिन की
पाई जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन पर, और अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर टुआर्ट एंड डी हेरेले। टुआर्ट एंड डी हेरेले इन्होंने किसकी खोज की थी, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये माइक्रोबायोलॉजी का है या प्लांट पैथोलॉजी का भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन में है ई कोलाई, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज या टीएमवी। देखिए ई कोलाई क्या है, इसीरिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जो हम कह सकते हैं कि इंटेस्टाइन या आंत के अंदर पाया जाता है, तो ये एक बैक्टीरिया है। प्लाज्मिड के बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया था कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसको जादुई गोले कहते हैं वो प्लाज्मिड होता है, जिसका इस्तेमाल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार करने में किया जाता है। बैक्टीरियोफेज जो है ये एक वायरस है और इसी बैक्टीरियोफेज की खोज इसी जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज मतलब क्या है, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु, और फेजिक मतलब उसको खाने वाला। तो जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके बैक्टीरिया को खा जाए, बैक्टीरिया को नष्ट कर दे, उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, यानी एक वायरस है। और इस वायरस की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, टुआर्ट एंड डी हेरेले। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा आंसर आएगा टुआर्ट और डी हेरेले ने बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस की खोज की थी। और यहां पर लास्ट में टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस, फर्स्ट प्लांट वायरस, प्रथम पादप वायरस कौन सा था, तो वो था टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। तो इस प्रकार से आपकी RHU की एग्जाम में जो क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछे गए थे उनका लेवल काफ़ी अच्छा था और कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक थे, लेकिन जिन लोगों का बेसिक क्लियर था उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, और जिन लोगों का प्लांट साइंस बड़ा कमजोर था या जिनका बेसिक क्लियर नहीं था उन लोगों को अच्छा स्कोर यहाँ पर वो लोग नहीं कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जेनेटिक्स से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट क्रॉस, इनमें से किसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहेंगे। साथियों मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये RHU का जो पेपर हुआ था 2016 में, उसी के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। एक भी क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से ऐड नहीं किया है, एज इट इज वही क्वेश्चन है, वही ऑप्शन है। और इसका एक ही मात्र कारण है कि आपको पता चल जाए कि लेवल क्या रहा और किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाली एग्जाम में भी आ सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कि इनमें से किसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहेंगे, और फर्स्ट वाले ऑप्शन की हम बात करें, देखिए आप फर्स्ट यहाँ पर भी कैपिटल टी है, यहाँ पर भी कैपिटल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पर दोनों स्मॉल टी है, यहाँ पर ये बड़ा छोटा और ये बड़ा छोटा। टेक्निकल लैंग्वेज की हम बात करें तो क्या है ये, तो टेस्ट क्रॉस की जब बात की जाती है, टेस्ट क्रॉस को हिंदी में कहा जाता है परीक्षार्थ संकरण। परीक्षार्थ संकरण को टेस्ट क्रॉस कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन ये होती है कि द क्रॉस बिटवीन F1 एंड देयर रेसेसिव पेरेंट। F1 और रेसेसिव पेरेंट्स के बीच जो क्रॉस करवाया जाता है, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, संकर पौधे का या प्रथम पीढ़ी, संकर पौधे को हम लोग फर्स्ट जनरेशन भी कह सकते हैं। संकर पौधे का उसके अप्रभावी जनक के साथ, अप्रभावी जनक के साथ संकरण करवाना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को बोलते हैं F1, यानी कि ये हाइब्रिड होता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन, विषम युग्मज अवस्था जिसमें एक बड़ा है एक छोटा है, देखिए एक बड़ा है एक छोटा है, ये कहलाती है हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये F1 या इसको हम संकर या हाइब्रिड कहेंगे, प्रोजिनी कहेंगे। और रेसेसिव पेरेंट की बात करें तो जिसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है वो रेसेसिव पेरेंट होता है, छोटे अक्षरों से लिखा है, यानी कि वो अप्रभावी जनक है। यदि हम कैपिटल लेटर की बात करते है ना तो वो प्रभावी यानी कि डोमिनेंट होता। तो यहां पर अगर देखा जाए तो F1 और रेसेसिव पेरेंट्स यानी कि ये वाली कंडीशन कहां मिल रही है, देखिए आप इस कंडीशन को देखें, यहां पर ये F1 है और ये रेसेसिव पेरेंट है, और F1 का रेसेसिव पेरेंट के साथ में जब क्रॉस करवाया जाता है तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और ये टेस्ट क्रॉस जो है दोस्तों, ये किसका टेस्ट क्रॉस है, ये मोनो हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस है। ये मोनो हाइब्रिड यानी कि एक संकर का टेस्ट क्रॉस है। और आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टेस्ट क्रॉस का रेशो कितना आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट क्रॉस का जब रेशो निकाला जाता है तो वो 1:1 आता है। और ये कौन से टेस्ट क्रॉस की मैं बात कर रहा हूँ, मोनो हाइब्रिड का जो टेस्ट क्रॉस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एक संकरण में जब टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो इसका जो अनुपात आता है वो 1:1 आता है।
चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों उसकी हम बात करें। द लेयर ऑफ द सोइल कंपोज्ड ऑफ द पेरेंट्स मटेरियल फ्रॉम विच सोइल हैज बीन डिराइव्ड बाय द वेदरिंग इज नॉन एज। द लेयर ऑफ द सोइल, मिट्टी की वो परत की बात कर रहा है जो कि पेरेंट मटेरियल से युक्त होती है, और वेदरिंग के दौरान, वेदरिंग के बाद, अपक्षरण के बाद में जो मिट्टी का निर्माण करती है, यानी कि मिट्टी की कौन सी संस्तर में पैतृक पदार्थ या पेरेंट मटेरियल पाए जाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन और नन ऑफ द अबव। साथियों, मिट्टी का जो सोइल प्रोफाइल की हम बात करें, मृदा परिच्छेदिका की हम बात करते हैं, सबसे ऊपर की हम बात करें तो ओ होराइजन होता है, उसके नीचे होता है ए, फिर बी और फिर सी। तो यहाँ पर पेरेंट मटेरियल की बात की गई है, तो पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ हमेशा सी होराइजन में पाए जाते हैं। और सोइल प्रोफाइल के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो उपजाऊ जो मिट्टी होती है, जो कीमती खनिज होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो खनिज जो होते हैं वो ए होराइजन में पाए जाते हैं। और लीचिंग की वजह से ए होराइजन के जो खनिज है, मिनरल है, वो सब के सब कहाँ चले जाते हैं, बी होराइजन में चले जाते हैं। इसीलिए ए होराइजन को वॉश आउट कहा गया है। वॉश आउट यानी कि जो मिनरल है वो लीचिंग होकर के नीचे चले गए इकाई में बी में, इसलिए बी को वॉश इन कहा गया है। और इसी के बेसिस पे ए को कहा जाता है इलुवियल और बी को कहा जाता है इलुवियल। ये एलुवियल और ये इलुवियल। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जहाँ लीचिंग की क्रिया ज़्यादा होती है, निक्षालन ज़्यादा होता है, तो जो ए है ना, इसी ए को ई कहा जाता है। अब की एग्जाम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि ई होराइजन किसका नाम है, तो ए होराइजन को ही ई होराइजन कहेंगे। और ए में भी अगर हम सोइल प्रोफाइल की बात करें, मृदा विज्ञान जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उनको पता होगा कि सोइल प्रोफाइल में हम लोग पढ़ते हैं, तो ए होराइजन में भी हम लोग A1 और A2 दो डिवाइड कर देते हैं। तो A2 को हम ई कह सकते हैं, जो नीचे वाला होता है वहाँ पर लीचिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो था ये सोइल साइंस में सोइल प्रोफाइल को लेकर के क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर जो आया है प्लांट साइंस में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि PGR के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ऑक्सिन एक्शन इज डिटरमाइंड बाय। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है उसकी क्रिया का निर्धारण, ऑक्सिन की जो क्रियाविधि है उसका पता किस प्रकार से लगाया जाता है। ऑप्शन में है अविना कर्वेचर टेस्ट, टोमेटो ओवरी टेस्ट, स्ट्राइट ग्रोथ टेस्ट या ऑल ऑफ द अबव। ऑक्सिन हार्मोन के क्रियाविधि का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। साथियों, जिन लोगों ने ऑक्सिन पढ़ा है बेसिक लेवल पे देखते हैं तो सभी लोगों ने अविना कर्वेचर टेस्ट तो पढ़ा ही होगा। और अविना कर्वेचर टेस्ट या जिसको हम जई का वक्रता परीक्षण कहते हैं, और ये जो टेस्ट थे ये FW वेंट ने ये टेस्ट करवाया था। तो अविना कर्वेचर टेस्ट या जई का वक्रता परीक्षण किसने करवाया, FW वेंट ने करवाया था। इसके अलावा ऑक्सिन के लिए टोमेटो ओवरी टेस्ट और स्ट्राइट ग्रोथ टेस्ट ये भी किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सिन जो हार्मोन है उसके लिए सारे के सारे जो टेस्ट हैं ये किए जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और ऑक्सिन के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक ऑक्सिन, नेचुरल जो ऑक्सिन होता है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ये जो होता है इसको नेचुरल ऑक्सिन या प्राकृतिक ऑक्सिन कहा जाता है। और हम बात करें कि इसी को फ्री ऑक्सिन भी कहा जाता है। ये प्राकृतिक ऑक्सिन भी है और यही फ्री ऑक्सिन भी कहलाता है, क्योंकि इसको टिश्यू से इजीली आइसोलेट किया जा सकता है, ऊतक से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो IA है इंडोल एसिटिक एसिड, इसको फ्री ऑक्सिन भी हम कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन था PGR की हम बात करेंगे तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जो अलग अलग हार्मोन है उनके ऊपर हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अच्छे से बनता है। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है टाइम बिटवीन इनिशियल पेनिट्रेशन ऑफ द पैथोजन इन प्लांट एंड ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स इज नॉन एज। इनिशियल पेनिट्रेशन ऑफ द पैथोजन, जो पैथोजन होता है, जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, जो भी रोगजनक है,
वो जब किसी होस्ट के अंदर सेट होता है, उसके अंदर पेनिट्रेशन करता है, उसके अंदर प्रवेश करता है, तब से लेकर के सिम्टम्स, ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स, लक्षण प्रकट करने तक के समय को हम क्या कह सकते हैं? पैथोजन का होस्ट के ऊपर बैठना, होस्ट की कोशिकाओं में प्रवेश करना, वहां से लेकर पौधे के अंदर बीमारी का जो लक्षण दिखाई देता है तब तक की जो अवधि होती है, उस अवधि को क्या कहा जाता है? लेटेंट पीरियड, थ्रेशोल्ड टाइम, स्टेशनरी फेज, और हम कहेंगे इनक्यूबेशन पीरियड। तो दोस्तों यहां हमारा आंसर आएगा, उसको इनक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल कहा जाता है। और इनक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन ही यही है कि पैथोजन जब किसी होस्ट सेल के ऊपर पेनिट्रेट करता है, उसके ऊपर बैठता है, उसमें प्रवेश करता है, तब से लेकर के उसने 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, कितने दिनों बाद उस प्लांट के अंदर, उस होस्ट सेल के अंदर डिसीज का सिम्टम्स जो है वो प्रकट किया है। तो प्रवेश से लेकर के लक्षण प्रकट होने तक के समय को हम इनक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल कहते हैं। ये टर्म जो होता है, ये हम बात करें तो डेयरी इंडस्ट्री की हम बात करें, जहां पर कर्ड मतलब दही बनाया जाता है, वहां पर भी ये दही बनने में जो समय लगता है, दही के अंदर स्टार्टर यानी कि जो जामन डाला जाता है, वहां से लेकर दही बनने तक के समय को भी हम लोग इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और पोल्ट्री के अंदर कुक्कुट पालन की हम बात करें तो पोल्ट्री में जो एग होता है, अंडा, उसमें जब उसकी हैचिंग की हम बात करते हैं और जब उसका इनक्यूबेशन की बात करते हैं तो 21 दिन में उसकी हैचिंग हो जाती है। तो वो जो पोल्ट्री का जो एग होता है, उसके लिए भी ये इनक्यूबेशन पीरियड जो है ये इस्तेमाल में लाया जाता है। चलिए आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन है रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड। सिल्क वर्म, रेशम के कीट को पालने को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन तो खैर बड़ा बेसिक है कि रेशम कीट को अगर पालेंगे तो वो सेरीकल्चर कहलाएगा, मधुमक्खी को पालेंगे तो एपीकल्चर कहलाएगा, मछली पालन करेंगे तो वो पीसी कल्चर कहलाएगा। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन क्या बन सकता है, उसकी यदि हम बात करें तो देखिए दोस्तों, सेरीकल्चर करने के लिए हमें मोरीकल्चर करना पड़ता है। मोरीकल्चर करेंगे तो सेरीकल्चर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बात यह है कि सेरीकल्चर और मोरीकल्चर ये क्या है? तो मोरीकल्चर का मतलब होता है मलबेरी प्लांट जो होते हैं, मलबेरी मतलब शहतूत के पौधों की खेती करना। शहतूत के पौधे हमें खेत में लगाना पड़ेंगे, मलबेरी प्लांट, क्योंकि शहतूत की जो पत्तियां हैं उसी पर रेशम कीट को पाला जाता है। तो किसान के लिए, फार्मर के लिए बड़ा चैलेंज क्या है? मोरीकल्चर करना, क्योंकि जिनके यहाँ पानी की अच्छी सुविधा है उनको पहले अपने यहाँ खेत में शहतूत के पेड़ लगाना पड़ेंगे, फिर उसकी पत्तियां जो है वो रेशम के कीट को खिलाई जाती है। तो पहले हम करेंगे मोरीकल्चर, जब हमारे पास में पत्तियां खिलाने के लिए तैयार हो जाएगी फिर हम सेरीकल्चर करेंगे। और सेरीकल्चर में रेशम के कीट को तो घर के अंदर पाला जाता है ना, घर के अंदर पाला जाता है, ट्रे के अंदर उसको फीडिंग करवाई जाती है। लेकिन फील्ड में हमें क्या लगाना पड़ेगा? शहतूत के पौधे लगाना पड़ेंगे। तो मोरीकल्चर हम लोग करेंगे। फिर बाद में बात आएगी सेरीकल्चर की, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि सेरीकल्चर में जो सिल्क है यानी कि जो रेशम है, इसके ऊपर 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कमर्शियली सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि जब शहतूत की हम बात कर रहे हैं, रेशम कीट की हम बात कर रहे हैं और रेशम कीट पालन कर रहे हैं, तो रेशम कहां से प्राप्त किया जाता है? सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो सिल्क की जब बात करेंगे, रेशम प्राप्त होता है ककून से। कहां से? ककून से। तो रेशम जो है वो ककून से प्राप्त होता है, लेकिन रेशम का उत्पादन किसने किया? रेशम किसका उत्पाद है? तो जब बात करें कि सिल्क जो है वो किसका उत्पाद है, ये अगर एग्जाम में आता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये लार्वा की लार ग्रंथि का, लार्वा की जो लार ग्रंथि होती है, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द लार्वा, वहां से सिल्क निकलता है। तो 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे बनते हैं। सिल्क इज ए सिक्रेशन ऑफ, रेशम जो है वो किसका स्त्राव है? लार्वा की जो लार ग्रंथि है, सलाइवरी ग्लैंड, उस सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा लार निकलती है, वो जो है रेशम में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हमें व्यापारिक तौर पर अगर हम बात करें, हमें रेशम कहां से प्राप्त होता है? तो हम ककून से जो है वो प्राप्त करते हैं। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन है। कमर्शियली लेवल पर सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून एंड सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द लार्वा, है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे हम बात करेंगे कि अगला क्वेश्चन इसके ऊपर किस प्रकार से बना हुआ है। और आ रही चूंकि एग्जाम में अगला क्वेश्चन था
टेक्निक ऑफ आइसोलेशन ऑफ द नेमाटोड फ्रॉम सोइल वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। मिट्टी के अंदर से नेमाटोड यानी कि सूत्रकृमि को प्राप्त करने की टेक्निक सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने खोजी थी? ऑप्शन में एन ए कॉप और टी गोडे और आर ब्राउन और कार्टर। दोस्तों नेमाटोड को मिट्टी से आइसोलेट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो एन ए कॉप थे। और आपको ध्यान रखना है कि नेमाटोड की जब भी हम बात करें तो जो सूत्रकृमि होते हैं, नेमाटोड की हम बात करें, सूत्रकृमि जो होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं और ये सोइल के अंदर जब पाए जाते हैं तो ये एक्टो और एंडो दोनों प्रकार के पैरासाइट होते हैं। ये एंडो पैरासाइट भी हैं प्लस एक्टो पैरासाइट भी हैं। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नेमाटोड किस प्रकार का परजीवी है, तो आंतरिक परजीवी भी है और बाह्य परजीवी भी है। और साइंस के अंदर ये नेमाटोलॉजी की हम बात करें तो ये एस्क हेलमिंथस या निमाटे हेलमिंथस या नेमाटोडा ये इनका फाइलम है जिसमें नेमाटोड्स आते हैं और इनको जनरली राउंड वर्म या गोल कृमि कहा जाता है। तो जो सूत्रकृमि होते हैं ये क्या होते हैं? राउंड वर्म या गोल कृमि कहलाते हैं ये। और हम बात करें कि एग्रीकल्चर की हम बात करें तो हमारे यहाँ एंटोमोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं इंसेक्ट के लिए, उसके पहले अर्थवर्म की बात करें केचुआ, और उसके पहले हम बात करेंगे तो वो राउंड वर्म या गोलकृमि जो कि फसलों को नुकसान करते हैं। और ये सिर्फ फसलों को ही नुकसान नहीं करते, एनिमल के लिए भी ये हार्मफुल होते हैं, है ना। तो ये जंतुओं में भी नुकसान पहुंचा देते हैं और कई बार इंसान के अंदर भी, इंसान की आंत के अंदर ये परजीवी के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर जो नेमाटोड है इसको हम लोग एग्रीकल्चर में नेमाटोलॉजी के अंदर इसका हम अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, और अगला क्वेश्चन है हमारा इंसेक्ट पेस्ट हैविंग पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ द माउथ पार्ट्स। उस कीट पीड़क का नाम बताइए जिसमें पियर्सिंग और सकिंग, चुभाने और चूसने वाले मुखांग होते हैं। पियर्सिंग मतलब पंक्चर करना, चुभाना, और सकिंग मतलब चूसना। और चुभाने और चूसने वाले मुखांग किसमें होते हैं? प्याज के थ्रिप्स में, मिर्ची के थ्रिप्स में, ब्रिंजल के एफिड में, या इन सभी में। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी के सभी जो इंसेक्ट हैं ये कौन से हैं? ये सकिंग पेस्ट कहलाते हैं, रस चूसक कीट कहलाते हैं। और सकिंग पेस्ट की हम बात करें तो सकिंग पेस्ट के लिए सबसे बेस्ट इंसेक्टिसाइड, सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए, सकिंग जो पेस्ट होते हैं इनके कंट्रोल के लिए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है। और जब हम बात करते हैं कि जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा इंसेक्टिसाइड है? तो इमिडाक्लोप्रिड इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। अभी वर्तमान में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। तो जितने भी सकिंग पेस्ट हैं आपको ध्यान रखना है कि अगर पेस्ट सकिंग टाइप का है, पियर्सिंग एंड सकिंग, चुभाने और चूसने वाले मुखांग है, तो उसके लिए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। यदि वो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप का होता, काटने और चबाने वाले उसके यदि मुखांग होते, तो फिर हम लोग कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते। तो यहाँ पर जो केमिकल कंट्रोल किया जाता है इंसेक्ट का, उसमें देखा जाता है कि उसकी जो डैमेजिंग जो है, नेचर ऑफ द डैमेज है, क्षति पहुंचाने का तरीका किस प्रकार का है, उसके मुखांग किस प्रकार के, और मुखांग या क्षति पहुंचाने का जो तरीका है उसी के आधार पर फिर उसका केमिकल कंट्रोल भी किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें, और अगला जो क्वेश्चन है सेंटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक का उत्पत्ति स्थान पूछा हुआ है। फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी, और मेथी का उत्पत्ति स्थान ऑप्शन में दिया है मेडागास्कर, इजिप्ट, यूरोप और ईस्ट इंडीज। देखिए दोस्तों एग्जाम में इसका आंसर इन्होंने इजिप्ट दिया था, लेकिन कई किताबों के अंदर यूरोप को
इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से तो इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो यूरोप आना चाहिए। और जो फेनुग्रीक है जो कि एक लेग्यूम ग्रुप की एक वेजिटेबल है, मेडिसिनल क्रॉप के रूप में भी उगाई जाती है, ये स्पाइसेस के रूप में भी उगाई जाती है और वेजिटेबल के रूप में भी उगाई जाती है और एनिमल के फोडर के रूप में बरसिम के साथ में मिक्स करके भी इसको खेत में लगाया जाता है। तो एक मल्टीपर्पज प्लांट है ये फेनुग्रीक मेथी और इसका उत्पत्ति स्थान यहाँ पर पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटली द मेजर पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया। भारत में अभी सबसे अधिक आलू का उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरला। खैर बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहाँ पर होता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में होता है। और आलू की हम बात कर रहे हैं तो आलू को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में ट्यूबर कहते हैं, ट्यूबर को कंद कहते हैं। और जो आलू होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है ना, भूमिगत तना होता है। आलू जो है वो भूमिगत तना है, अंडरग्राउंड स्टेम है। अब हमें ये देखना है कि स्टेम जो होता है, अंडरग्राउंड जो स्टेम है उसका क्या कैरेक्टर है, उसकी क्या विशेषता है। जैसे कि आलू अगर अंडरग्राउंड है और हम बात करें तो जो स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ये भी अंडरग्राउंड होता है। लेकिन स्वीट पोटैटो को हम एज ए रूट पढ़ते हैं कि ये एक रूपांतरित जड़ है, मॉडिफाइड रूट है। तो स्वीट पोटैटो जो होता है वो भूमिगत जड़ होती है, जबकि जो आलू है वो भूमिगत तना है, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो जब हम देखें आलू के अंदर भी स्टार्च है, शकरकंद के अंदर भी स्टार्च है, बोथ आर दी गुड सोर्स ऑफ दी स्टार्च, दोनों में स्टार्च पाया जाता है, दोनों ही भूमिगत होते हैं। फिर इनमें एक को हमने स्टेम कहा है, एक को हमने रूट कहा है। तो वो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम किसी प्लांट के पार्ट को रूट या फिर स्टेम कह देते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि आलू को भूमिगत तना और शकरकंद को भूमिगत जड़ कहा गया है। किसके बेसिस पे कहा गया है या मैं आपको बता रहा हूं, प्लांट के अंदर होते हैं नोड एंड इंटरनोड, नोड एंड इंटरनोड, और ऑन द बेसिस ऑफ द नोड एंड इंटरनोड अगर ये प्रेजेंट है तो वो पार्ट स्टेम कहलाएगा, तना कहलाएगा। तो तने की क्या विशेषता होती है? तने पर पर्व संधि, हिंदी में अगर कहें तो पर्व संधि और पर्व पाए जाते हैं। ये अगर हैं तो वो तना कहलाएगा, अगर ये नहीं है तो वो जड़ कहलाएगी। आलू को हम लोगों ने तना क्यों बोला है? क्योंकि उसके अंदर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। और शकरकंद को हम लोगों ने जड़ क्यों बोला है? क्योंकि उसके ऊपर नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते। और आपकी एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्लांट में जो लीफ डेवलप होती है, पौधे में जो पत्ती निकलती है, वो पत्ती कहाँ से निकलती है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो पत्ती होती है वो हमेशा नोड से निकलती है। नोड मतलब पर्व संधि से ही पत्ती निकलती है। और यदि हम देखें शुगर केन की हम बात करें, शुगर केन की हम बात करें, जिन लोगों ने गन्ने का पौधा देखा है, मेज यानी मक्का का जो पौधा देखा है, उसमें हमें इस प्रकार से क्लियरली नोड दिखाई देते हैं। शुगर केन में, मेज में इस प्रकार से, बांस के अंदर भी हमें ऐसे नोड दिखाई देते हैं। और जहां पर ये जो नोड होता है, ये नोड है, पर्व संधि है ना, ये सब नोड है। जहां जहां पर नोड होता है वहीं से यहां पर हमें एक बर्ड दिखती है, इस प्रकार से एक बर्ड यानी कलिका दिखाई देती है। तो जहां नोड होगा वहीं से लीफ डेवलप होगी। तो पत्ती कहां से निकलती है? नोड से निकलती है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। और वेजिटेबल में वो कौन कौन सी वेजिटेबल है जो अंडरग्राउंड स्टेम के रूप में जानी जाती है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आलू भी भूमिगत तना है। उसके अलावा प्याज और लहसुन की हम बात कर ले, ओनियन और गार्लिक की बात करें, जिंजर यानी कि अदरक की हम बात कर ले, टर्मरिक की बात कर ले, या फिर कॉर्म की हम बात करें जिसमें हम लोग कोलोकेसिया, अरबी, और अरबी को एलिफेंट ईयर या हाथी के कान, और जिमीकंद की हम बात करें एलिफेंट फुट याम। तो ये सब के सब जो हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम कहलाते हैं, भूमिगत तने कहलाते हैं। और कारण क्या है? चूंकि इनमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। चलिए आगे हम बात करें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। और अगला जो क्वेश्चन है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक इन फ्रूट एंड वेजिटेबल इंक्लूड, फल और सब्जियों में जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, कटाई उपरांत तकनीकी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक की हम बात करें, कटाई उपरांत तकनीकी,
उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। नंबर 1 वैक्सिंग, मोम की परत चढ़ा देना को हम वैक्सिंग कहते हैं। वॉशिंग यानी कि धुलाई, क्लीनिंग, शॉर्टिंग, क्यूरिंग और स्टोरेज और ऑल ऑफ दी अबाउ। तो ये सारी की जो सारी क्रियाएं दोस्तों ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक के अंदर अपनाई जाती है। और यहाँ पर वैक्सिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वैक्सिंग जो कर देते हैं, मोम की पैराफिन की जो परत चढ़ा देते हैं, उसका एडवांटेज क्या है। तो ये रेस्पाइरेशन को कंट्रोल करता है। और रेस्पाइरेशन को यदि कंट्रोल कर देगा तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत सारे फलों के ऊपर वैक्सिंग यानी मोम की परत चढ़ा दी जाती है। ये आपकी एग्जाम में पूछा हुआ है कि वैक्सिंग करने का फायदा क्या है। तो पहला जो उसमें इम्पैक्ट होगा वो रेस्पायरेशन कम हो जाएगा, और दूसरा है कि ट्रांसपीरेशन यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन है वो भी कम हो जाता है। और जब ये दोनों कम हो जाएंगे तो उसकी भंडारण क्षमता जो है, कीपिंग क्वालिटी है, जो सेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। साथियों इस प्रकार से ये हमारा आज का सेकंड वाला पार्ट था। और अभी हॉर्टिकल्चर की एग्जाम में और भी कैसे कैसे क्वेश्चन आए उनको लेकर के मैं जो तीसरा वाला वीडियो है वो भी आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। और एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि जो लोग RSU की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने अभी डेमो क्लासेस स्टार्ट कर दी है और नई बैच भी स्टार्ट कर दी है। जिन लोगों को बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की तैयारी करना है वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको गूगल के प्ले स्टोर से एपिकल एग्री अकेडमी का हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसमें स्टोर में जाकर के आप RHEO की बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारा जो मोबाइल नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कल हम लोग फिर मिलने वाले हैं और हॉर्टिकल्चर की एग्जाम की कुछ और जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।